हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फार्म पावर एंड मशीनरी लेक्चर सीरीज़ के पहला क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो ये हमारा इस लेक्चर सीरीज़ का ऑर्डर रहेगा। तो आज पहला क्लास में हम लोग फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 328 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से 166 मिलियन हेक्टेयर आपका जो है वो कल्टीवेबल लैंड है एंड 141 मिलियन हेक्टेयर ये नेट सोन एरिया 2023 में इंडिया का था 141 मिलियन हेक्टेयर। मतलब हम लोगों ने कितने एरिया पे सोइंग किया है वो ये बता रहा है। इसके साथ साथ ही आपको सभी को पता ही होगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, वो हमारा इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग इंडिया की जीडीपी में लगभग 15 से 18% के रेंज में रहता है। एंड जितने भी फार्मर्स हैं इंडिया में, उसमें से 85% जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल एंड स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं। मतलब कि उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से कम है। इंडिया में देख सकते हैं आप, ये 5 कैटेगराइजेशन किया गया है फार्मर्स का: मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज। तो मार्जिनल जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है उनको मार्जिनल कैटेगरी में रखा गया। इसी तरह आप बाकी का भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फार्म मैकेनाइजेशन में कि एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड टू डू डिफरेंस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। मतलब जितने भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस है हम लोग फील्ड में जो करते हैं, उन सभी ऑपरेशंस को बेटर तरीके से इफिशेंटली टाइमली कंप्लीट करने के लिए, सो दैट कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है लैंड का वो इंक्रीज हो। तो जितने भी फील्ड ऑपरेशंस है उसको करने के लिए जो भी मशीन्स लगेगा वो उन सभी का यूज़ इसी के अंडर है। इसमें और चीज़ आ जाता है डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट। जितने भी मशीन्स हम यूज़ करेंगे, चाहे वो मैनुअल ऑपरेटेड टूल्स हो, एनिमल ड्रोन टूल इम्प्लीमेंट्स हो, या फिर पावर ऑपरेटेड, तो इन सभी का डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, मैनेजमेंट, ये सारा कुछ इसमें फार्म मैकेनाइजेशन में आ जाता है। अब इस फार्म मैकेनाइजेशन का स्कोप के बारे में देखते हैं। तो इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन का बहुत ही अच्छा स्कोप है, गुड स्कोप है। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स आप देख सकते हैं इन सभी कारणों से: इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर हम लोग क्रॉप, मतलब अब बारिश पे ही हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई हैं, तो हम साल भर मतलब क्रॉप उगा सकते हैं। इसके साथ साथ ही इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960 में, तभी से ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके लिए हमें इन सभी जो हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स हैं इनको करने के लिए, टाइमली इन सीड्स को ग्रो करने के लिए हमें भी मतलब मशीन्स का ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हमारे कंट्री का डिफरेंट पार्ट्स में न्यू क्रॉप्स, मतलब दिन ब दिन नए नए वेराइटीज़ डेवलप किए जा रहे हैं। तो उन सभी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फार्म मैकेनाइजेशन की बहुत ही ज़रूरत है। साथ साथ हमारे कंट्री के डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट पार्ट्स में मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाया जाता है। तो इन सभी कार्यों के लिए हमें फार्म मशीन्स चाहिए। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल हैं, मतलब टू इनकरेज फार्म मैकेनाइजेशन, कि हम क्यों फार्म मैकेनाइजेशन अपनाएं। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन हमारा जो ये मतलब जिसमें हम लोग खेती मतलब एग्रीकल्चर करते हैं वो लैंड फिक्स्ड है, लेकिन हमारा जो डे बाय डे जो है वो पॉपुलेशन हमारा कंट्री का वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। तो उनका फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, उनको उनको फीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसी कम लैंड में हमको ज़्यादा उगाना होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा। तो उसके लिए हमें फार्म मशीन्स चाहिए, ताकि हम थ्रू आउट द ईयर क्रॉप प्रोड्यूस कर सकें टाइमली, इफिशेंट तरीके से। इसके साथ साथ अभी हाई बिल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है, ये इन सीड्स को ग्रो करने के लिए आपको मतलब हमें मशीन्स चाहिए, सो दैट हम जितने भी ऑपरेशंस हैं वो टाइमली इफिशेंटली कर सकें। इसके साथ साथ हमारे कंट्री में, जैसे मैंने बताया कि 85% फार्मर्स क्या हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, जो क्या करते हैं, अपना जो फार्म वर्क है या तो मैनुअली करते हैं या फिर एनिमल पावर का यूज़ करके। क्योंकि हमारा कंट्री में एनिमल मतलब जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आसानी से मिल जाता है, और एग्रीकल्चर लेबर भी काफ़ी सस्ते रेट पे मिल जाता है। तो साथ साथ इसमें इसमें होता क्या है कि बहुत सारा फिजिकल एफर्ट लगता है, किसान लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो उनके जो भी मेहनत है, श्रम है जो ज़्यादा लगता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें
उसको कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैकेनाइजेशन चाहिए। इसके साथ-साथ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत सारे महिला किसान भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी उनको भी जो फार्म वर्क जो करते हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ड्रगजरी है उन्हें फेस करना पड़ता है। तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, वुमन फ्रेंडली, लाइटर और एफिशिएंट इम्प्लीमेंट मतलब बनाना होगा। दैट्स इस तरह आप देख सकते हैं, हमें फार्म मैकेनाइजेशन को इनकरेज करना होगा। अब हम देखते हैं इंडिया में हम लोग 3 तरह से मैकेनाइजेशन मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो मीडियम एंड स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स है उनके लिए हम इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस करके, फिर मीडियम साइज़ जो भी लैंड होल्डिंग है उनके लिए स्मॉल ट्रैक्टर ड्रोन मशीन्स या फिर इम्प्लीमेंट इंट्रोड्यूस करके, और लार्ज लार्ज मशीन कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग, लार्ज जिनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग है। अब हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। अगर हम अपने फील्ड में फार्म मैकेनाइजेशन मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, हम टाइमली जितने भी फील्ड ऑपरेशन है उसको कर सकेंगे, प्रिसाइजली एफिशिएंटली कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो भी ह्यूमन ड्रगजरी है उसको कम कर सकते हैं हम, जो भी ज़्यादा एफर्ट लगता है फिजिकल एफर्ट उसको कम कर सकते हैं। जितने सारे क्रॉस में जो भी लॉसेस होते हैं उसको कम कर सकते हैं। इसके साथ जितने भी इनपुट्स हम लोग डालते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे सीड्स, केमिकल, उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो फिर फार्मर को अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो फिर उसका लाइफ में भी सुधार आएगा। ये सारा बेनिफिट्स है फार्म मैकेनाइजेशन का। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कंस्ट्रेंट भी है फार्म मैकेनाइजेशन में। तो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है कि हमारे जो भी किसान हैं उनके पास सबसे स्मॉल लैंड होल्डिंग, फ्रेगमेंटेड है, ऊपर से छोटे छोटे खेत हैं, तो ज़्यादा बड़ा मशीन से मतलब अडॉप्ट नहीं कर सकते। उनके लिए उन उन छोटे फार्मों के लिए जो मशीन चाहिए वो हमें डेवलप करना होगा। इसके साथ साथ फार्मर का उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं रहता है कि वो फार्म मैकेनाइजेशन अडॉप्ट कर सके। इसके साथ हमारे कंट्री में क्या होता है, क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब केटल्स हैं, मतलब पशु हैं, जानवर हैं, तो आसानी से उनका पावर का यूज़ कर लेते हैं किसान। इसके साथ साथ जो भी एग्रीकल्चर लेबर हैं वो आसानी से मिल जाते हैं सस्ते दाम पे। इसके साथ साथ हाई कॉस्ट ऑफ मशीन भी एक ड्रॉबैक है, जिसके कारण किसान मतलब वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो कंट्री है वो हर हर स्टेट या फिर हर एरिया में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो हर एरिया के लिए, हर क्लाइमेटिक जोन के लिए हमें अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। इसके साथ साथ रिपेयर एंड सर्विसिंग फैसिलिटीज़ नियर बाई अवेलेबल फार्मर को नहीं होता है। इसके साथ साथ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरर, इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल, लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर, ये लिमिटेशन है फार्म मैकेनाइजेशन का। अब हम लोग देखते हैं इसी टॉपिक मैकेनाइजेशन पे एक टर्म है मैकेनाइजेशन इंडेक्स। तो ये है क्या, बेसिकली ये एक मतलब हमारे इंडिया में मतलब जो भी कितना लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन है उसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, जिसको मैकेनाइजेशन इंडेक्स बोलते हैं। ये बेसिकली है क्या, ये क्या बताता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब पर हेक्टेयर लैंड में कितना पावर अवेलेबल है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर फील्ड में, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसको बता रहा है ये अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर इन किलोवाट पर हेक्टेयर। इसका यूनिट हो गया किलोवाट पर हेक्टेयर। अभी आप देख सकते हैं हमारे कंट्री का, देख सकते हैं मैकेनाइजेशन इंडेक्स 1971-72 में कितना था, मतलब पर हेक्टेयर में 0.43 किलोवाट अवेलेबल था पावर। ये जो बढ़ के कितना हो गया 1.84 किलोवाट पर हेक्टेयर इन 2013-14, और 1890 में कितना था 2.49 किलोवाट पर हेक्टेयर। देख सकते हैं आप, ये रेगुलर बढ़ रहा मतलब फार्म मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है। इसी तरह लाइकली टू इंक्रीज मतलब ये 2030 तक 4 किलोवाट पर हेक्टेयर हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को प्रमोट करती है उसमें से कुछ है, एक है समाम स्कीम, एक है CRM, एक है इसी के अंदर आ जाता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसी के अंदर ये आ जाता है समाम स्कीम और CRM। समाम स्कीम हो गया सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसके अंडर जो किसान लोग हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है वहाँ मतलब उनके द्वारा ये चलाया जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। उनको सब्सिडाइज रेट पे जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स वगैरह दिया जाता है। इसके साथ साथ CRM जो है वो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड स्कीम्स है। काफ़ी स्टेट्स में स्टेबल बर्निंग का प्रॉब्लम मतलब किसान लोग स्टेबल बर्निंग मतलब जो भी मतलब बच जाता है क्रॉप का रेसिड्यू उसको जला देते हैं, तो काफ़ी इन्वायरमेंट के लिए वो मतलब हानिकारक है, तो हार्मफुल है, तो उसको
मतलब फील्ड पे ही मतलब कैसे उसको उसका मैनेजमेंट करें रेसिड्यू का, उसके लिए है ये। इसके साथ साथ कस्टम हायरिंग सेंटर, मतलब जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या फिर फार्मर्स का ग्रुप है, वो अपना ग्रुप बना के या फिर इंडिविजुअल फार्मर भी अपना कस्टम हायरिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर सकते हैं और रेंट पे अपना जो भी मशीन से वो आप लोगों को दे सकते हैं, किसान को दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही और थैंक यू।